नमस्कार। सब लोग जुड़ें। हाँ, धन्यवाद स्वागत करने के लिए मरुदेश में। साथियों, आप जो इस गोष्ठी में जुड़ना चाह रहे हैं वो सभी लोग आ जाएं, जिससे अपन अपनी आज की ये चर्चा, व्याख्यान, मैं तो व्याख्यान नहीं, इसको चर्चा ही कहूँगा, इस चर्चा को अपन प्रारंभ कर सकें। आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी बराबर? देख लें, आवाज़ देख लें। हाँ सुमनेश जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका। आवाज़ आ रही है ना सुमनेश जी? हाँ हाँ। बहुत अपन सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये जो डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कछवा साहब ने कन्हैयालाल जी सेठिया जी के जन्मशती वर्ष के अंतर्गत ये व्याख्यानमाला जो प्रारंभ की है, निश्चित ही इससे हम न केवल इस महाकवि के ऊपर, उनके जीवन पर प्रकाश डाल पाएंगे, बल्कि उनके विविध आयामों को जो अभी तक सामने नहीं आए हैं उनको भी प्रकाश में हम ला सकते हैं। तो मैं धन्यवाद, अच्छी आवाज़, धन्यवाद आवाज़ के लिए। तो कछवा जी शुरू करें, बातचीत को शुरू करते हैं। मैं पुनः मरुदेश मंच को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कालजयी महाकवि, राष्ट्रीय कवि कन्हैयालाल जी सेठिया जी के अपने जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर को एक रचनात्मक रूप से आयोजित करने का निर्णय उन्होंने लिया। सेठिया जी के ऊपर पूरे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी इस वर्ष में काफी काम हुआ है। मैं सोचता हूं कि मेरी चर्चा कन्हैयालाल जी के उन पक्षों को छूनी चाहिए जो पक्ष एक साहित्यकार की सृजना और रचनाधर्मिता पर केंद्रित रह जाता है, जबकि साहित्यकार के साथ उनका समाज को और कितना बड़ा योगदान होता है, एक समाज चेता के रूप में, एक लोक चेता के रूप में। उस दृष्टि से कन्हैयालाल जी का मूल्यांकन न केवल प्रासंगिक है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए, नव सृजकों के लिए भी प्रेरणीय हो सकता है। साथियों, हमें मालूम है कन्हैयालाल जी सेठिया जी का जब जन्म 1919 में हुआ था, तो उसमें उस समय का हम पूरे विश्व का परिदृश्य देखें तो पूरा परिदृश्य
विश्व का बड़ी महाशक्तियों के बीच में तनाव का माहौल था। एक परिवर्तन का दौर पूरे विश्व में चल रहा था, क्रांतियां हो रही थी, चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस और जर्मनी में क्रांति की बात हो, और चाहे वो हिंदुस्तान में आजादी के आंदोलन की गति पकड़ने की बात हो। क्योंकि 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक इतना प्रभावी मोर्चा बन चुका था और गांधी एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर चुके थे। और ऐसे में गांधी जी के साथ देश भर में अनेक रचनाधर्मी कवियों, साहित्यकारों ने अपने भविष्य को दांव पर रखकर देश हित में एक राष्ट्र भावना के साथ में जो अपनी जिजीविषा दिखाई, अपनी जीवटता दिखाई, और जंगे आजादी में अपरोक्ष रूप से वो कूद पड़े। और मैं नाम गिनाऊं आपको बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन लोगों ने तो छुप छुप कर अखबार निकाले, कविताएं प्रसारित की। ऐसे वातावरण में कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म होना, तो कहते हैं अपन कि जैसा वातावरण होता है वही संस्कार नवजात शिशु में मिलते हैं। तो एक क्रांति की अलख लेकर कन्हैयालाल जी सेठिया पैदा हुए। एक व्यापारिक परिवार में पैदा होना, जिसमें लड़ाई झगड़े, युद्ध, विद्रोह, इन सब की बातों का ज्यादा स्थान नहीं होता है। लेकिन कन्हैयालाल सेठिया जी के तो संस्कार उस तरह से पड़े, उनके जन्म के साथ ही ईश्वर ने उस तरह की बातें उनमें डाली कि वो विद्रोह का स्वर लेकर, राष्ट्र भाव का स्वर लेकर पैदा हुए। और जैसा हम उनकी जीवनी के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ते हैं कि उनके पिताजी अच्छे प्रभावी व्यवसाय वाले, काम वाले थे। तो कन्हैयालाल जी ने मना कर दिया था, ये सब मेरे से संभव नहीं है। वो चाहते तो उस वक्त बड़े व्यवसायी बन सकते थे, और उनमें सृजना की जो भूख थी, जो परिस्थिति जन्य काव्य जो हम आगे चलकर उनका देखते हैं, तो लगता है कि वो मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत कवि थे। वो परिस्थितियों को खुद यथार्थ के रूप में भोगते थे। उनका क्रिएशन, उनकी सृजना हम देखें तो हमें नहीं लगती कि टेबल पर बैठकर कुछ चीजें कल्पना के आधार पर बनाई गई हो। उनकी सबकी रचनाएं, उनकी सबकी रचनाओं का कोई न कोई कारण बना है। हम देखते हैं आगे चलकर कि उनकी चाहे वो लील टांस किताब हो, चाहे उन्होंने जो 1940 में जो रमीय के जो सोरठे लिखे थे, अब वो सोरठे जो लिखे थे, उनके पीछे का जो भाव था वो उस काल की परिस्थितियां थी। अब जो अग्नि वीणा जो उन्होंने 1942 में लिखा था, उसमें उनका ये देश प्रेम जो है वो हिलोरे मार रहा है। और इसी तरह से जो कुंवर जमींद्रो धनी जो उनकी कविता है, वो 1945 में जब उन्होंने लिखी थी, तो किसानों की जो पीड़ा थी, किसानों की का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण के खिलाफ कन्हैयालाल जी ने उस विरोध को स्वर दिया अपनी कविता के माध्यम से, कुंवर जमींद्रो धनी के माध्यम से। तो कन्हैयालाल जी सेठिया यथार्थ को जीने वाले, यथार्थ को स्वर देने वाले, आवाज देने वाले कवि रहे हैं। इसलिए उनकी रचनाओं को जब हम
50 साल बाद भी पढ़ते हैं, 60 साल बाद भी पढ़ते हैं, तो लगती है आज भी हमारी आवाज है। क्योंकि मूल समस्याएं, मूल संवेदनाएं किसी युग में खत्म नहीं होती है। उनके रूप और चेहरे बदल जाते हैं, रूप और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन संवेदनाएं की पीड़ा वही होती है। चाहे वो पीड़ा किसान की हो, चाहे वो पीड़ा मजदूर की हो, चाहे वो पीड़ा हक और अधिकार लेने के तरीके की हो। तो कन्हैयालाल जी ने किसानों को आवाज दी, किसानों के हक की लड़ाई, किसानों ने कन्हैयालाल जी ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात कि उनकी कविता, उनका काव्य, उनकी सृजना जमीन से जुड़ी हुई रही, जमीन से जुड़ी हुई रही। और ये जमीन से मैं बार बार जो वजन दे रहा हूं, मुझे इस बात की पीड़ा है, सुमनेश जी स्वागत, मुझे इस बात की पीड़ा है कि कन्हैयालाल सेठिया जी का जितना मूल्यांकन या जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए था, वो राजस्थान नहीं दे पाया। आज बिहार में अगर दिनकर होते हैं, आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो बच्चन हो, चाहे प्रेमचंद हो, बहुत सारे जो नाम, बहुत कम सृजना की है उन्होंने। कई कवि तो राष्ट्र कवि 2-4 रचनाओं से हो गए हैं, लेकिन उनके प्रदेश ने उनको, उस आवाज को मान और सम्मान दिया, उसको अपनी आवाज समझी। अभी मेरे कई मित्र लोग कहते हैं कि रमेश जी कभी आप आसाम जाइए, वहां देखिए कि कवियों को किस तरह से वहां पर सम्मानित किया जाता है और आंखों पे उठा के रखते हैं लोग। और कन्हैयालाल जी तो बंगाल में, कलकत्ता में लंबे समय तक रहे, उनकी कर्म भूमि रही कलकत्ता। रविंद्रनाथ ठाकुर वहां हुए। मैं ये सवाल अपने आप से कई बार करता हूं, जब उनकी रचना प्रक्रिया को मैंने पूरा देखा, समझा, पढ़ा और अनुभूत किया, तो मुझे लगता है कि कन्हैयालाल सेठिया कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर से कम लगते हैं हमको। लेकिन क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल में पैदा होते हैं और बंगाल की संस्कृति और वहां साहित्यिक लोगों की मान सम्मान, उनकी सृजना को की स्वीकारोक्ति जो राजस्थान में नहीं हो पाई, मैं सोचता हूं उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, बहुत सारे कारण रहे होंगे। क्योंकि जिस राजस्थान को हम देख रहे हैं, वो राजस्थान तो आजादी के पहले था नहीं। ये तो 1952 के बाद की बात है, 51 के बाद की बात है। क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में और रियासतों में बटे हुए रहे। हाड़ौती, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी ब्रज में बटे रहे। फुलेरा आके मारवाड़ खत्म हो जाता था, इस घाटी के पास आके मेवाड़ खत्म हो जाता था। तो उस प्रोविजंस में बटे रहे, तो उस प्रोविजंस में, रियासतों में, तो तात्कालिक जो लेखक रहे उनका मान सम्मान रहा। हम पुराने जो ख्यातें बहियां उठाकर देखते हैं, चाहे वो बाकीदार की ख्यात की बात हम करें और बहुत सारे जो है, तो वो अपने प्रोविजंस में रहे। राज्य स्तर का कोई व्यक्ति, मुझे बताइए, हम कन्हैयालाल जी की, सेठिया जी के बहाने पूरे राजस्थान की रचना प्रक्रिया और साहित्य सृजना की बात करना चाहते हैं। क्या सीताराम लालच जी का काम कम है? विश्व का सबसे बड़ा, एक तरह से राजस्थानी भाषा का शब्दकोश उन्होंने लिख दिया। आपने राजेंद्र सूरी जी का नाम सुना होगा भरतपुर में। उन्होंने प्राकृत भाषा में सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा, जिसके ऊपर अभी रिसर्च और काम भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। जैन संत हुए हैं। तो उसी श्रेणी में कन्हैयालाल जी सेठिया, जो एक जमीन से जुड़े हुए
एक जन कवि थे, एक लोक कवि थे, लोक चेता थे। सम्मान हो जाना, राजस्थान रत्न के रूप में सम्मान दे देना, पद्मश्री हो जाना, मैं सोचता हूं ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। लेकिन कन्हैयालाल जी लोगों के घट में रहे, मन में रहे। लेकिन क्या पता राजस्थान की रवायत इस तरह से नहीं रही कि वो सृजना के क्षेत्र के लोगों को एक विशिष्टता प्रदान करे। यही हालत हमारे अन्य कला विधाओं की भी है। चाहे नाटक के क्षेत्र की बात ले लें हम, अब लोक नाट्यों की बात करें हम, कहां कहां लोग हैं याद लोगों को, और कितना बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो पारसी थिएटर की बात कर लें हम लोग, कहानी उपन्यास तो नई विधा है, लेकिन नहीं याद रख पाते हैं हम लोग, और नहीं उसकी परंपरा को कायम रखवाई नई पीढ़ी। इसलिए आज की इस चर्चा में जब हम कन्हैयालाल सेठिया जी की जन्म शती वर्ष मना रहे हैं, उसमें हमें ये सोचना होगा, और विशेष रूप से नव लेखकों को, और लेखक ही क्यों, समाज सोचे, समाज सोचे। कहां है समाज? सो रहा है समाज। जो मिल गया, पढ़ लिया, रिएक्ट भी नहीं। हम सब उस नशे की तरह हो रहे हैं कि आदमी का चश्मा जो है देखने का, सोचने का, समझने का, वो सब राजनीतिक दृष्टिकोण से होने लग गया है, या अपनी बाजारवाद की जो दबाव उसके ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर, परिवार के ऊपर, उसे ही नहीं उभर पा रहा है। तो जब बाजारवाद और राजनीति व्यक्ति के मानस पर जब हावी हो जाएगी, समाज के मूल्यों पर जब प्रभावी हो जाएगी, तो सृजना प्रताड़ित होगी सबसे पहले। और यही कारण है कि हम कन्हैयालाल जी सेठिया को विस्मृत से करते जा रहे हैं। ये गोष्ठी आयोजन करने वालों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कछवा साहब को, डॉक्टर कछवा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक प्रयास किया कि इस बहाने हम कन्हैयालाल जी सेठिया जी जैसे महान व्यक्तित्व के साथ साथ हम राजस्थान की कला, संस्कृति और एक विरासत और आने वाले समय की चुनौतियों पर भी बात कर सकें। आज राजस्थान जो अपनी संस्कृति को लेकर माना जाता था, उस संस्कृति के बड़े संवाहक रहे कन्हैयालाल सेठिया जी। वो चाहते थे कि राजस्थान की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, और वो कभी लकीर के फकीर नहीं रहे। क्या जब हम संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, तो लोग समझते हैं ये जड़ होगा। संस्कृति की बात करने का मतलब पुरातन या ठहरा हुआ होना नहीं है, गतिमान होना है। और वही संस्कृति जिंदा रहती है जो अपने में नया फ्लेवर, नया कलेवर और अपनी खिड़कियां खुली रखती है, सोच की, अभिव्यक्ति की। और ये राजस्थानी संस्कृति में विशेष रूप से इस वक्त जरूरत है। आज कन्हैयालाल सेठिया जैसे चिंतक और मनीषी जो शब्दों के चितेरे थे, और वो शब्द उनके अंतस से निकलते थे, वो चित्राम जो बनते थे, वो चित्राम उनकी आंखों में समाज बनाता था। और समाज के चित्राम को जब वो अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से अभिव्यक्त करते, तो वो रचनाएं कालजयी होकर हमारे सामने आ जाती थी। हमने देखा 1940 में जब गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से वो जुड़ गए थे, कन्हैयालाल जी के इस पक्ष को बहुत कम लोग जान पाते हैं। वो न केवल एक महाकवि, लोक कवि थे, जन कवि थे, बल्कि अग्रणीय पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आजादी में
वो गांधी जी के विचारों के साथ जुड़े, प्रजामंडल के अग्रणीय वो पदाधिकारी रहे और उन्होंने कलम के साथ लाठी गोली भी उनका सामना किया। और उन्होंने एक अलख जो जगाई थी आजादी की, क्योंकि राजस्थान इस मामले में बड़ा दुखी और कुंठित था आजादी के आंदोलन में। उसका कारण था कि हम तिहरी गुलामी में जी रहे थे। तिहरी आदमी को यहाँ बोलना तो दूर, सोचने की भी ज्यादा यहाँ नहीं था माहौल। तो कन्हैयालाल सेठिया जी जैसे लोगों ने आदमी को तिहरी गुलामी से बाहर निकालकर सोचने के लिए मजबूर किया कि आजादी हमारे लिए कितनी जरूरी है। वो तिहरी गुलामी थी ठाकुरों की, राजा रजवाड़ों की और अंग्रेजों की। इस तिहरी गुलामी से राजस्थान की जनता त्रस्त थी। उसमें उनको जन जागरण जो चेताया उन्होंने, उनकी ऐसी अनेक कविताएं हैं जिसको हम देखते हैं। उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी देश आजाद भी होगा। हम इस बहाने राजस्थान के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात को ध्यान में लाएं। बारट जी और लोग, जयनारायण व्यास जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने राजनीति के साथ साहित्य सृजना से आम जन को जगाने का प्रयास किया। राजेंद्र शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सरकारें संस्कृति और साहित्य की चिंता कहां करती है। देखिए, संस्कृतियां सरकार के भरोसे जिंदा नहीं रहती। हां, सरकार का काम है कि वो संस्कृतियों का संरक्षण करे, कलाओं का संरक्षण करे, लेकिन राजेंद्र जी, हमें यह भी ध्यान रखना होगा, किसी सरकार की प्राथमिकता कला और संस्कृति नहीं होती। कला और संस्कृति सबसे आखिर में मानी जाती है, आखिर में। ये तो ठीक है कि हमने थोड़े वक्त अशोक गहलोत जी की वक्त देखा है कि वो कला संस्कृति को लेकर थोड़ा संजीदा रहे और उनकी ये चाहना रहती है। वो जब भी मुख्यमंत्री, मुझे मालूम है क्योंकि मैं तो उनके प्रारंभिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि वो कला संस्कृति को लेकर कितने संवेदनशील और सजीव हैं। इसलिए अशोक गहलोत जी के टेन्योर में, चाहे वो कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार कोष की बात हो, चाहे वो अकादमियों के फंड बजट बढ़ाने की बात हो, चाहे वो राजस्थान रत्न पुरस्कार के शुरू करने की बात हो, चाहे साहित्यकारों की रचनाओं को प्रकाशित करने की बात हो, चाहे राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में भेजने के लिए संकल्प पारित करने की बात हो, यह अशोक गहलोत ने करके दिखाया है। ऐसे अगर राजनेता हमको और मिलते और मिलने चाहिए, ऐसी संवेदनाएं और राजनेता रखते, तो मैं सोचता हूं, लेकिन ये ज्यादा अपेक्षाएं करना मैं सोचता हूं ठीक भी नहीं है। समाज को जाकर दोहराना पड़ेगा। समाज कहां है? राजस्थानी भाषा संस्कृति के हरावली साहित्यकार की आज हम चर्चा कर रहे हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी की, जिसने राजस्थानी भाषा को सींचा, राजस्थानी भाषा को एक नया मुहावरा दिया उन्होंने। मैं तो जब उनकी रचनाएं पढ़ता हूं, लक्ष्मी किशोर जी, स्वागत, भंवर सिंह जी चौहान साहब, किशोर सेन जी, मैं तो जब कन्हैयालाल जी सेठिया जी की रचना पढ़ता हूं अब भी, तो मुझे लगता है ये आदमी इतना समसामयिक, और ये बातें आज से 50-60 साल पहले उन्होंने लिख दी। उनके ये तेवर थे कविता में। और जो हम नई कविता की बात करते हैं या नई कविता के नए मुहावरे की बात करते हैं, वो तो उन्होंने 60 साल पहले लिखकर हमको बता दी। चाहे वो तुकांत कविता की बात हो, लेकिन उनकी कविता में छंद, लय, गति, संवेदना और आदमी को अंदर से पकड़ने की शक्ति थी।
तो इसलिए सिर्फ छंद कविता को जिंदा नहीं रखता, ये ध्यान रखिए। ये कन्हैयालाल जी सेठिया ने बताया अपनी कविता में। कविता का आकार और प्रकार महत्व नहीं रखता, कविता किस तरह से निर्वहित होती है, कविता में क्या छिपा हुआ है, वो दर्द, वो संवेदना, वो द्वंद्व, वो महत्वपूर्ण है। और वही किसी कविता को कालजयी और किसी कवि को युगीन कवि बनाता है। हम कन्हैयालाल जी सेठिया जी की लीलटांस पढ़ते हैं, तो मैंने उनकी लीलटांस जब मैं पढ़ रहा था, मेरे कोर्स में थी, मैं एमए का प्रथम स्टूडेंट रहा जब राजस्थानी भाषा में एमए शुरू हुई थी, तो कोर्स में थी हमारे। तो हम देखे कि उस लीलटांस में बहुत छोटे छोटे तरीके से धर्म है, दर्शन है, और जीवन के इसका सांच जो है, जीवन का सांच, और भाषा और माटी की जो पीड़ है उनके दिल में, वो अभिव्यक्त होती है, पूरी पूरी इस तरह से होती है। ये कहां हो पाता है? इसलिए साथियों, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सब बोलने भर से नहीं होगा। मुझे मालूम है कन्हैयालाल जी सेठिया जी के हम जब प्रयास देखते हैं, तो राजस्थानी भाषा के लिए, मान्यता के लिए, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उनके बहुत गहरे प्रयास रहे, बहुत गहरे प्रयास रहे। और वो बेलाग लपेट के, बेलाग तरीके से किसी भी नेता से बात करते थे। अशोक गहलोत जी उनका बड़ा सम्मान करते थे, भैरव सिंह जी उनका बड़ा सम्मान करते थे। और जब राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी जब बने थे, तब तो ऐसा सुना गया कि उनको वो अपने साथ मंत्री बनाना चाहते थे, कन्हैयालाल सेठिया जी को। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व था, लेकिन कभी भी उन्होंने राजनीति के माध्यम से सत्तासीन होना नहीं चाहा। ऐसे विरले साहित्यकार जो जन्मे राजस्थान में, कलकत्ता में जाके उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई, लेकिन उनकी पीढ़ी और उनका मन राजस्थान की माटी में रचा बसा रहा। साथियों, अगर हम उनके काव्य में जो है देखते हैं, तो उनका किशोर सुलभ जो भावुकता है उनके काव्य में, स्वतंत्रता के लिए जो छटपटाहट है, जो शैलीगत चमत्कार है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की जो उनकी दृष्टि है, और जो छंद से मुक्ति की बात उन्होंने जिस तरह से सजाई है, मैं सोचता हूं कि वे एक मूल चिंतक के रूप में अपनी पहचान सदियों तक बनाए रखेंगे। उन्होंने भारतीय दर्शन के गुणतम रहस्यों को, तत्वों को अपने चिंतन में उतारा है। अब बताइए कि हम इस महाकवि की तुलना कबीर और तुलसी से क्यों नहीं कर सकते? तो जो प्रदेश अपने इतने बड़े महाकवि, जिसके सोचने का फलक मानवता, माटी, मानस और मन रहा हो, चिंतन रहा हो, और वो सम्यक दर्शन के बारे में तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरह से लिखा है। एक चर्चा में उनकी काव्य सृजना यात्रा पर चर्चा संभव नहीं है, और न मैं वो चर्चा यहां करने बैठा हूं। वो सब तो आप बड़े लोग और सुनने वाले सब लोग पढ़ते हैं और जानते हैं
के पातल और पित्थल की जब हम उनकी कविता पढ़ते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना ही नहीं होती कि कन्हैयालाल सेठिया ने इस तरह से उस वक्त कोई बात लिखी। धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे, ये पर देव रमन ने आवे, इरो यस नर नारी गावे, धरती धोरारी। कितना सहज निकलता है, दिल से निकलता है। ये शब्द शिल्पी का कमाल है। राजस्थान आज प्रदेश नहीं और देश होता तो ये राष्ट्रगान होता राजस्थान का। और राजस्थान का प्रशस्ति गान तो अब भी है ये। मुझे उनका सानिध्य मिला 1975 में जब वे जोधपुर आए थे, तो मैं उनके साथ 1.5-2 घंटे तक रहा और उनसे विस्तृत चर्चा की। उन्होंने खुले मन के साथ, वो इतने अंतरंग हो जाते थे और इतने जल्दी से अपने से लोगों को जोड़ लेते थे और अपने मिशन में उनको शामिल कर लेते थे। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे प्रभावित किया व्यक्तिश, तो मैं जब कलकत्ता गया था एक कार्यक्रम करने, तो कलकत्ता में मैं उनसे विशेष रूप से मिलने गया। उन्होंने मुझे बाकायदा अपने घर भोजन करवाया और उनकी पीड़ा थी, एक ही पीड़ा थी कि राजस्थान का साहित्य जिस तरह से बाहर आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। राजस्थानी भाषा का जो सम्मान की जो बात है, उसको अलग अलग गलियों खांचों में जो बिखरा जा रहा है राजनीतिक तरीके से, तो उसमें कई साहित्यकार बंधु भी सम्मिलित हो गए, उसके शिकार हो गए। उस राजनीति के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, आंचलिकता का मुद्दा उठा दिया गया। कौन सी राजस्थानी? ये राजस्थानी जो कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखी है वो राजस्थानी हाड़ौती को समझ में आती है, ढूंढाड़ी को समझ में आती है, मेवाड़ी को समझ में आती है, मेवाती को समझ में आती है और हमारे अंतर्मन को छूती है। ये राजस्थानी, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। है किसी को तकलीफ, लेकिन नहीं, हम छोटे छोटे अपने हितों में भाषा जैसे बड़े मुद्दे को भूल जाते हैं। सेठिया जी तो आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने तो अपना जीवन पर्यंत सृजना में, राजस्थानी भाषा की सेवा में और समाज की सेवा में अपना जीवन बिताया। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे राजस्थानी भाषा को के आंदोलन को लेकर। लेकिन मैंने उनके चेहरे पे कई बार निराशा भी देखी। लेकिन साथियों, ये निराशा वही है जो हम हर आंदोलन के बाद हताश निराश हो जाते हैं। कौन कर रहा है राजस्थानी भाषा का आंदोलन? साहित्यकार, कलाकार, लेखक? क्यों? कहां है समाज? भाषा तो समाज की होती है ना, भाषा साहित्यकार की नहीं होती। वो समाज कहां है? उस समाज को हम कहां जगा पाए हैं? मैं तो कहता हूं इससे तो अच्छी बात यह कि जो आजादी के आसपास का वक्त था, आजादी के बाद के 5-10 साल और अब के वो वक्त ठीक था, बशर्ते कि आज हम निश्चित रूप से लेखन ज्यादा हो रहा है, किताबें ज्यादा प्रकाशित हो रही है, लेकिन उसको पढ़ कौन रहा है? और फिर जब इतना लिखा जा रहा है तो आमजन प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है? अब तो विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जाती है, कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है। ये सच्चाई है।
कि हम राजस्थानी भाषा को जन जन की भाषा अभी तक नहीं बना पाए हैं। वो भाषा हम हर आदमी घर में अपनी राजस्थानी बोल रहा है, क्या वो मारवाड़ी बोल रहा है, कोई बोल रहा है वो राजस्थानी भाषा है, लेकिन उसको ये क्यों नहीं लग रहा है कि इस भाषा को मान्यता की जरूरत है। और मान्यता की जरूरत क्यों है? जब ये क्यों नहीं समझा पाएंगे हम, और ये कोई नेता नहीं समझाएगा, कन्हैयालाल जी सेठिया जैसे सृजक ही समझा पाएंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है साथियों कि हम कन्हैयालाल जी की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को भी और समाज की पीड़ा को भी समझें। बहुत सारी चुनौतियां हैं वक्त की हमारे सामने, बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां रहेगी कायम। अब राष्ट्रवाद का नया मुद्दा जो उठा है, क्या कन्हैयालाल जी सेठिया का राष्ट्रवाद हम समझ सकते हैं? कितना बड़ा राष्ट्रीय कवि है वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद धर्म क्षेत्र में नहीं छिपा है, पंथ और विचार में नहीं छिपा है। राष्ट्रवाद माटी की संवेदना में छिपा है, मानवीय संवेदना में छिपा है, संस्कृति के संस्कारों में छिपा हुआ है। और वो कन्हैयालाल जी सेठिया की रचनाएं और कविताएं हमें बताती है कि यह असली राष्ट्रवाद है। कौन से हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं अभी? छद्म राष्ट्रवाद है। जिस राष्ट्रवाद में व्यक्ति को व्यक्ति से बांटा जाता है, वो राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? जिसमें व्यक्ति को मौत की घाट उतारा जाता है, वो राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? जिसमें नफरत घृणा पैदा की जाती है, वो राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? जोड़ने की प्रक्रिया राष्ट्रवाद है। तो स्नेवाल जी, स्वागत आपका। सुनीता जी, रावतानी जी, मैं एक भाव में बोलता हुआ कई बार ये नाम नहीं पढ़ पाता हूं, और मुझे ये ज़्यादा इस तरह की प्रैक्टिस रहती नहीं है कि फेसबुक की जो संवादिक भाषा है, वैसे मैं संवाद का व्यक्ति हूं, ड्रामे का आदमी हूं, लेकिन मैं अपनी रो में बोलता हूं, तो क्षमा करें मैं किसी की बात का जवाब नहीं दे पाता हूं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कन्हैयालाल जी सेठिया ने तो राजस्थानी से ज्यादा तो हिंदी में लिखा, उनकी रचनाएं हिंदी में ज्यादा है। 4 भाषा में लिखा उन्होंने, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी और संस्कृत। बताइए, और अधिकार, बराबर के अधिकार के साथ लिखा उन्होंने। उनकी जो हम बात करें, वन फूल एक उनकी जो है काव्य संग्रह, तो उसमें उन्होंने सौंदर्यापासना के साथ प्रणय भावना का मामला दिखाया। अग्निवीणा की जैसे मैंने बात की थी, तो उसमें राष्ट्रीय प्रेम की जो चिंगारियां निकल कर आती है, वो ऐसी हमें सम्मोहित करती है। और फिर दीप किरण में यौवन की उष्मा, मिलन और विरह की जो धूप छांव हम देखने को मिलती है। प्रणाम, उसमें अध्यात्म और सत्य की खोज की बात करते हैं। मर्म जो उनकी है, उसमें जो दर्शन है जीवन का, जो चिंतन है, तो उनकी इस बहाने में कहना ये चाहता हूं, उनकी एक एक पुस्तक, एक एक कविता में एक पूरी शैली और विधान छिपा हुआ है। पूरी जीवन की रचना प्रक्रिया, पूरी मानवीय जीवन उसमें निहित है। वो चाहे वो धर्म हो, चाहे वो दर्शन हो, ये सब बातें हमें कन्हैयालाल जी सेठिया के सृजना में देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया एक टोटल लिटरेरी पर्सनालिटी है, टोटल लिटरेरी पर्सनालिटी ऑफ द राजस्थान। कन्हैयालाल सेठिया एक समग्र कवि है, एक पूर्ण कवि।
जो जीवन के सभी पक्षों पे बात करता है। उनकी एक गलगचिया जिसमें प्रकृति और सूक्ष्म दृष्टि की उन्होंने बात की। मिंजर में राजस्थान की प्रकृति और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। लील टांस मैंने बताया आपको, उसमें रहस्यवादी चिंतन है उनका। और धर कूचा धर मंजिला में जो उनके जीवन के विविध पक्षों का जो कलात्मक चित्रण किया उन्होंने। और सत्यवाणी में तो पंच महाव्रत जो जैन दर्शन में है और सभी धर्मों में है। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि उन्होंने पूरा जीवन जिस तरह से सादगी से जिया, और जब उनकी मायरो हेलो हम पढ़ते हैं तो राजस्थानी भाषा की मान्यता का जो संघर्ष आज हम करने की बात करते हैं तो वो निकल कर आता है। बहुत सारी बात है उर्दू काव्य में हम उनका देखते हैं तो ताजमहल, गुलिंची, और संस्कृत में राधा अधिष्ठात्री देवी की स्तुति वगैरह। बाल कवि बैरागी जी ने उनके बारे में एक बार कहा था, वही जो मैंने पहले बात कही कि राजस्थान यदि प्रदेश नहीं देश होता तो वो राष्ट्र कवि के रूप में पहचाने जाते, और उनकी एक जो रचना है धरती धुरारी वो राष्ट्रगीत होता। इतने बड़ी बाल कवि बैरागी ने कहा उनके बारे में। और एक जमीन से जुड़े हुए साहित्यकार जिन्होंने कभी भी अभिमान नहीं किया और उम्र के हर तरह के व्यक्ति को उन्होंने प्रेरित किया। गांधीवाद से वो ओतप्रोत थे और संघर्ष की राजनीति, संघर्ष की सृजना में उन्होंने विश्वास किया। वो चाहते तो बहुत सारे पद वो ले सकते थे। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं में, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में उनकी पकड़ थी और सब सम्मान करते थे कन्हैयालाल सेठिया जी का, लेकिन वो हमेशा बात करते थे अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। तो एक युग चेतना के कवि के रूप में वे सदैव हमारे पूजनीय रहेंगे। मुझे उनकी एक कविता बहुत पसंद है जो लील टांस से है। राग और नाद बंसरी में 5 और शंख में 1 छेद, बंसरी में 5 और शंख में 1 छेद, अतो ही रागर नाद में भेद, एक पृथक गीता दूजो संदेही वेद। अब देखिए एक 5 लाइन के अंदर, 6 लाइन के अंदर उन्होंने पूरी सृष्टि की पूरा दर्शन हमारे सामने रख दिया कि गीता और नाद में क्या और वेद में क्या फर्क है, वो उन्होंने इस कविता के माध्यम से रख दिया। उनकी एक और छोटी सी कविता मुझे अच्छी लगी। भासारी खिमता ने तोलनरी ताकड़ी है कविता, भासारी खिमता ने तोलनरी ताकड़ी है कविता, शब्दारे भारे में चंदनरी लाकड़ी है कविता, शब्दारे भारे में चंदनरी लाकड़ी है कविता, साँच है 100 टंच, साँच है 100 टंच, न नुवी है न पुरानी है कविता, मीनकरे हिये में उकलते भोबरी सेनानी है कविता, मीनकरे हिये में उकलते भोबरी सेनानी है कविता। के गुड़ है गुंगेरो उठा पटकरो अखाड़ो कोनी कविता, ओळख ओखद है आत्मारी, औषध औखद है आत्मारी, माटीरी कायारो आड़ो कोनी कोई कविता। अब बताइए, अब ये शब्द शिल्पी कितनी गहरी बातें करता है। और कविता को जो हल्के में लेते थे
उन लोगों को कितना बड़ा जवाब सहज और सरल तरीके से दे दिया उसने कि कविता सिर्फ मनोरंजन और अनुरंजन का माध्यम नहीं है। और हम ऐसे कवि को नमन करते हैं। और साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कन्हैयालाल जी जैसे लोग बहुत कम युगीन लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं। वो तो अपना कर्म करके चले गए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जड़ और चेतन के इस और आत्म परमानंद के, लोक दर्शन के इस कवि को कैसे अजर और अमर करें, और अजर और अमर करने उनकी प्रेरणा का लाभ उठाएं। और हमारे वर्तमान साहित्यकारों के सामने, वर्तमान समाज के सामने ये चुनौती है राजस्थानी भाषा की, संस्कृति की, कला की, इस संवेदना को बचाने की। क्योंकि युग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय की गति बढ़ गई है। उस समय की गति को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि समय की गति को बाजार चला रहा है, कोई और चला रहा है। हम सृजना के लोग हैं, हमें इस गति के ऊपर सवार होना पड़ेगा। और खत्म होती संवेदनाओं को, आदमियत को, इंसानियत को, उसके तत्वों को बचाना की जिम्मेदारी हमारी है। और हम भाषा की जो बात कर रहे थे कि जब राजस्थानी भाषा को हम सहेजेंगे, संवारेंगे, और कन्हैयालाल जी जैसे, सेठिया जैसे महाकवियों को पैदा तो हम शायद नहीं कर सकते, होगा वो तो युग पैदा करता है, लेकिन कर हम उनको सम्मान देना शुरू करें, राजस्थानी भाषा के साहित्य को सम्मान देना शुरू करें, उनके लिखारों को सम्मान देना शुरू करें, एक दूसरे की टांग खिंचाई बजाय उनकी तारीफ करना शुरू करें। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे गुटों में नहीं बटें। आज बटे हुए हैं राजस्थान, मुझे कहते हुए शर्म नहीं है, मैं बेहिचक कहता हूं कि राजस्थान का साहित्यकार छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा है। ठीक है, वैचारिक रूप से होता है, कोई प्रगतिशील है, कोई क्या। पहले हम साहित्यकार हैं, रचनाधर्मी हैं, शब्द शिल्पी हैं। वो विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं कि ऐसे महान कवि को, जिन्होंने शब्द ब्रह्म और शब्द ऋषि के रूप में अपनी पहचान राजस्थानी भाषा के माध्यम से देश को दी, हम कन्हैयालाल जी सेठिया एक पहचान है राजस्थान की, हमारी भाषा की पहचान है। उस पहचान को हम न केवल जिंदा रखें, बल्कि आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार हम कैसे पहुंचाएं, ये भी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। मैं घनश्याम नाथ जी कछवा साहब का बहुत आभारी हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी कोविड का समय है और मैं तो 2-3 तलवारों पे साथ डांस करता हूं, राजनीति में भी करता हूं, समाज सेवा में भी करता हूं और कला साहित्य में भी टूट फूट कर लेता हूं। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं था बोलने के लिए एक साहित्यिक सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन घनश्याम नाथ जी की इच्छा थी और मेरी इच्छा बनी कि ये उनका जन्म शती वर्ष है और मेरा कन्हैयालाल जी का एक स्नेह रहा है, मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद था और मैं उनको राजस्थान का एक युग पुरुष मानता हूँ, युग दृष्टा मानता हूँ और उस आदर्श कवि के रूप में उनको श्रद्धांजलि देना, उनकी रचना धर्मिता के माध्यम से
उनके सामाजिक सरोकारों का उल्लेख करना, बहुत सारी बातें अभी मैंने तो टुकड़े टुकड़े में कही है। मैं कन्हैयालाल जी सेठिया जी के ऊपर कम से कम 2-4 महीने भी बोले ना हम, बल्कि कई लोग तो कहते हैं पूरा जीवन लग जाएगा, ये सही बात है, लेकिन हम औपचारिक रूप से भी बोलें तो ये समय नहीं है। लेकिन हम सबकी ये जिजीविषा होनी चाहिए, ये भूख होनी चाहिए कि हम उस महान साहित्यकार की सेवाओं को न केवल देखें, न केवल पढ़ें, बल्कि उनकी चुनौतियों को प्रेरणा बनाकर आगे बढ़ें। कन्हैयालाल जी सेठिया जी का एक बड़ा पक्ष समाज सेवा का, जो हम अगर बात करने लग जाएं तो बड़े समाज सेवी थे। उन्होंने समाज में जो क्रांति लाने के जो 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 एक बनिए के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति हरिजनों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलता है, संभव है? और उस वक्त में तो ऐसे क्रांतिकारी परिवार से आने वाले कन्हैयालाल जी, और तो अच्छी बात है उनके सुपुत्र भी अपने आप को समर्पित किए हुए राजस्थानी भाषा और समाज सेवा को। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वे लगे हुए हैं। घनश्याम नाथ जी, मैं सोचता हूं कि चर्चा बहुत, मैं फिर रो में बोलना शुरू हो गया तो न जाने ये चर्चा कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी आत्मिक श्रद्धांजलि देता हूं कन्हैयालाल जी सेठिया को, और कहता हूं कि ऐसे युगीन कवि को हम याद करें, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें, और उनका जन्म शती वर्ष युगों युगों तक हमें प्रेरणा देता रहे। हम राजस्थानी भाषा के लोगों को, हम सृजनधर्मी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और पुनश्च श्रद्धांजलि और आपको आभार।